गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय डियर कैडेट्स। आज हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये टॉपिक जो है बहुत ही छोटा लेक्चर क्लास है, लेकिन एग्ज़ाम के अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन है उसके बहुत सारे नॉलेज के डिमांड करता है इसमें। तो मैं ये टॉपिक को ज़्यादा नरेटिव नहीं बनाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा इसके बहुत सारे जो फैक्ट्स एसोसिएटेड हैं जिससे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन सकते हैं इसमें। सबसे पहले इसको समझ लिया जाए। ये केस है हमारा मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भारत सरकार और मिनर्वा मिल्स से जुड़ा हुआ विवाद 1980, ये पूरा नाम है इसका। इसके साथ जुड़े हुए कौन कौन से फैक्ट्स जुड़ते हैं, इनको एक बार पहले देख लेते हैं कि इनको हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये एक नरेटिव में बहुत आसानी से मिलता है, लेकिन एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पर है ये हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है ढूंढने में इसको। तो हम इसको ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये केस है क्या चीज़ ये, और इस केस के बैकग्राउंड को जानने के बाद हम इसके अंतर्गत बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में बात करें। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स का मतलब संविधान से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्यों के साथ ये जुड़ा हुआ केस है, क्योंकि एग्जाम आपके इन्हीं फैक्ट्स के साथ पूछा जाएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूं इस केस की कि किस विवाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का लास्ट इंटरप्रीटर होगा, यानी संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा, ये फैसला जो है किस केस के द्वारा लिया गया। तो ऐसे फैसलों से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण विवाद है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम इनके कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स और छोटा सा डिस्क्रिप्शन लेके चलेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें ये इसका बैकग्राउंड क्या है, ये मिनर्वा मिल्स क्या है और उसके बारे में ये केस क्यों बनता है इसमें। 70 और 80 का दशक जो है हमारे देश में राष्ट्रीयकरण का दौर कहा जाता है। इसमें देश में बहुत सारी ऐसी निजी संपत्तियां थी जो कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी, या सरकार उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रही थी, जिसमें बैंकों का नेशनलाइजेशन का भी एक बहुत अच्छा खासा दौर चल रहा था। इसी दौरान जो है केंद्र सरकार ने यानी संसद में 1974 में एक ऐसा प्रस्ताव बिल पारित किया, कानून बना दिया, जिसके कारण ये मुख्य विवाद मिनर्वा मिल्स का विवाद अवतरित हुआ या अस्तित्व में आया। ये बिल क्या था? सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट, सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974 संसद के द्वारा बनाए गए इस कानून में, यानी कि जो बीमार कंपनियां हैं जो लॉस दे रही हैं इसमें, ऐसे कंपनीज को जो है जो भले ही निजी क्षेत्र में हो वो सरकार अंडरटेकिंग ले लेगी और बाद में सरकार उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करके उनको प्रॉफिटेबल बनाएगी या जो भी करेगी इसमें। लेकिन फिर भी ये निजी संपत्ति को अधिकार में लेने की बात है, और संपत्ति का अधिकार उस समय हमारा एक मौलिक अधिकार था, तो इससे मौलिक अधिकारों के हनन का केस तो बनता है। हम बात कर रहे हैं 1974 में सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट, और ये कर्नाटक की एक टेक्सटाइल मिल, कपड़ा मिल जिसका नाम मिनर्वा मिल्स था, उससे जुड़ा हुआ विवाद है। अब इसका हमने बैकग्राउंड देख लिया, जो कि 1977 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसके बाद 1980 में इसका फैसला आया, जिसके कारण इसको मिनर्वा मिल्स 1980 का केस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके साथ जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले हमें जाना होगा ये विवाद जो है संविधान के किन भागों को प्रभावित करता है और परीक्षा में कौन कौन से भाग से क्वेश्चंस इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। देखिए, पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम है। एक लॉन्ग नैरेटिव पढ़ने से अच्छा एग्जाम के कौन कौन से पार्ट के साथ इन्फ्लुएंस्ड है और थोड़ा सा उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए, तो मुझे लगता है कि आप समझने से ज़्यादा एग्ज़ाम को ज़्यादा समझेंगे। देखिए, नॉलेज जानकर हमें किताब नहीं लिखना है इसमें, हमें एग्ज़ाम कहाँ से पूछा जाता है और कौन कौन से एग्ज़ाम के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो एग्जामिनेशन के फैक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट के साथ एसोसिएट करिए। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके अप्रोच में रहेंगे, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक रहता है पढ़ने का तरीका। तो हमने बात की है इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहला हम 42वें संविधान संशोधन की बात करेंगे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दूसरा बात करेंगे आर्टिकल 368। नेक्स्ट बात करेंगे गोलोकनाथ केस 1967। नेक्स्ट केशवानंद भारती केस 1973। नेक्स्ट जुडिशल रिव्यू के बारे में बात करेंगे, जिसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा कहा कि सर्वोच्च न्यायालय लास्ट इंटरप्रीटर होगा, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा। और लास्ट में कहें कितने जजों की बेंच थी, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के साथ जुड़ी हुई बात। कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं, इनका नैरेटिव सिर्फ केशवानंद में मत जाइए, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन इनके साथ एसोसिएशन करके पूछेंगे, इसलिए मैंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स एसोसिएटेड। कौन से केस के साथ? मिनर्वा मिल्स। तो हम अभी समझ चुके हैं कि मिनर्वा मिल्स बेसिकली एक ऐसा केस है जो कि केंद्र के सरकार के द्वारा बनाए गए कानून
के विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर बना हुआ। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा केस और कैसे गया। हम देख रहे हैं इसमें सबसे पहले तो निजी संपत्ति का केस बनता है इसमें, लेकिन निजी संपत्ति से ज़्यादा ये केस जिस तरीके से फाइल किया गया है उसके हम स्वरूप को देख लें तो सरकार ने 74 में कानून बना है, ये 77 में ये कंपनी का एक्वायरेशन इसको लेने की बात हुई है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में केस 77 में गया। तो इससे पहले सरकार ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, पारित किया है इसको, 42वें संविधान संशोधन। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ आपको, 70 और 80 का दशक जो है आपका, ये हमारे देश में नेशनलाइजेशन का दौर है। बहुत सारी निजी कंपनियों का एक्वायर किया जा रहा है। भूमि सुधार से संबंधित बहुत सारे विवाद आ रहे हैं, क्योंकि लैंड को भी एक्वायर किया जा रहा है इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, इंदिरा गांधी का जो टेन्योर था वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए एक काफ़ी टशल वाला शेड्यूल था, मतलब शेड्यूलिंग चल रही थी इसमें सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में। ये वो दौर था संविधान का जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय और संसद दोनों अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी सजग थे इसमें और अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने की बात कर रहे थे। इसमें मुख्य रूप से जो है केंद्र सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी का जो रिप्रेजेंटेशन था वो काफ़ी लाउड था और वो हर बार इस बात को साबित करना चाहती थी कि संसद जो है सर्वोच्च है और सर्वोच्च न्यायालय जो है इसको कर्टेल नहीं कर सकता है, इनके अधिकारों को नहीं छीन सकता है। तो ये हमारा बैकग्राउंड है जिसके आधार पर ये सारे फैक्ट्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। इस संविधान संशोधन में बहुत सारी बातें जोड़ी गई जिसके कारण इसको लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे परिवर्तन किए गए, तो हम उस संविधान को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ मिनर्वा मिल्स के साथ एसोसिएटेड फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो इस संविधान संशोधन में सेक्शन 4 और सेक्शन 55 दो तरह के ऐसे बातों को शामिल कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन में। और इसमें ये इस बात को ऐड कर दिया गया कि संसद जो है किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और संशोधन करने के अधिकार उसके असीमित हैं। और नेक्स्ट में ऐड कर दिया इसमें कि संसद के द्वारा पारित किए गए संशोधन न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों को भी कर्टेल कर दिया गया। यानी संसद के संशोधन करने के अधिकार को असीमित करने की बात की गई है और दूसरा, न्यायालय में इस संशोधनों को चुनौती नहीं दी जा सकती। एक तरह से संसद ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली कि संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर लें, न्यायालय में जाकर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अब हम इसी से रिलेटेड आगे बात देखते हैं, क्योंकि दो कानून आ गए हैं इसमें और ये दो कानून कैसे विवाद के कारण बनते हैं उनको देख लें। तो सबसे पहले हमारे देश में आर्टिकल 368 को पढ़ते हैं, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आई कहाँ से, इन्होंने कैसे ये संविधान में संशोधन कर दिया? क्योंकि संविधान का संशोधन जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है। संविधान का संशोधन जब भी किया जाता है तो 368 के द्वारा ही किया जा सकता है और उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इंदिरा गांधी अपने रूलिंग टेन्योर में काफ़ी अच्छा बहुमत रखती थी इसमें और कहा जाता है विरोधियों को जो है बिना सुने उनको जेल में भी डाल देती थी। तो अच्छा खासा मेजॉरिटी था उनके पास। तो संविधान का संशोधन करके उन्होंने संविधान में ये 2 सेक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया। इस क्लाउज को, संविधान का संशोधन कहाँ से होता है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है ये क्लाउज को। जैसे कि भारतीय संसद का हमने प्रोविज़न ब्रिटेन से लिया हुआ है, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया हुआ है तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से आर्टिकल 368 के तहत लिया हुआ। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे केसेस जो इनके साथ जुड़े हुए। गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती 1973। मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें इन केसेस के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट लेके चलेंगे ताकि ये इनको किस तरह से टैग कर रहे हैं, इसमें किस तरह से इनके साथ एसोसिएटेड है। गोलकनाथ केस जब 1967 में आता है तो सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला देता है कि मौलिक अधिकारों को किसी भी प्रकार से संसद सीमित नहीं कर सकती। इस बात को गोलकनाथ के केस में कहा गया। गोलकनाथ का केस जो था एक भूमि विवाद से संबंधित केस था और उसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित ये फैसला सुनाया गया। मौलिक अधिकारों को सीमित करने की बात को रोका गया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया। अब इंदिरा गांधी का टेन्योर चल रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने उनके समय में ऐसे कानून को बना दिया जो कि संसद की सर्वोच्चता को चुनौती देता है। अब इंदिरा गांधी ने इसको काफ़ी दूसरे डायमेंशन से कानून बनाने की प्रक्रिया की जिसमें कि वो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती ही नहीं दी जा सके। तो गोलकनाथ का केस पहले से आ चुका है। उसके बाद केशवानंद भारती का केस आया जो कि 1973 में था। ये सब 76 से पहले के केस हैं। तो 1973 में क्या केस आता है, इसमें कहा कि संसद परिवर्तन तो कर सकती है लेकिन मूल भावना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकती है। बेसिक डॉक्ट्रिन क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म, जुडिशरी फॉर्म,
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट्स हैं जिनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में एक बड़ा अजीब सा और फैसला सुना दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डिस्क्रिप्शन जो होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा आने वाले समय में कि बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है। यानी कि सारे अधिकार अपने पास रख लिए और संसद इस बात से काफ़ी परेशान हो गया, इंदिरा गांधी परेशान हो गई इससे कि सारे अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट ने रख लिए, बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो आने वाले समय में अगर हमने कोई संशोधन कर दिया तो बेसिक स्ट्रक्चर ना मान ले गई तो फिर तो संसद का अधिकार कम हो गया, उसकी जी सर्वोच्चता जो थी उसको तो चुनौती दे दी गई। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और इन दो बातों को जोड़ दिया गया कि संशोधन करने का अधिकार असीमित होगा और इसको संसद में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पर बात हमने केशवानंद भारती और गोलकनाथ में बात को समझ लिया। अब एक काम करते हैं, जुडिशल रिव्यू के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जुडिशल रिव्यू के अंतर्गत ही भारतीय संसद जो कानून बनाती है उसको पुनरावलोकन रिव्यू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय लेता है। तो जुडिशल रिव्यू क्या होता है? इसमें संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संवैधानिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि में सही ना हो। मान लेते हैं संसद ने ऐसा कोई कानून बना दिया कि 100% रिजर्वेशन दे दिया जाए और सर्वोच्च न्यायालय को लगता है नहीं, ये समानता का अधिकार का हनन है इसमें, इसलिए संसद का ये कानून गलत होगा। मान लेते हैं कि संसद एक ऐसा कानून बना दे कि सारे सांसद जितने भी हैं उनको 1 करोड़ रुपए की सैलरी हमेशा मिलती रहेगी। तो जाहिर सा बात है कि ये कानून सांसदों ने अपने निजी फायदे के लिए देखा हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे गलत कानूनों का रिव्यू करके उसको भंग कर सकती है। यानी कि संसद एक अलग संस्था है, सुप्रीम कोर्ट एक अलग संस्था है और दोनों एक स्वतंत्र संस्था है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान है। लेकिन यहाँ पर जुडिशल रिव्यू की बात कर रहे हैं क्योंकि अमेंडमेंट को रिव्यू करने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा 42वां संविधान संशोधन कह रहा है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है रिव्यू के अधिकार को समझे। संविधान में जुडिशल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के देश में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो भारत में भी ये क्लाउज को हमने शामिल किया है। इस क्लाउज का संवैधानिक स्तर भारत में कहाँ पर है उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान में रिव्यू करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दो ऐसी संस्थाएं यहाँ पर है। इनके आर्टिकल्स को देख लें, एग्जाम में इनके आर्टिकल्स भी एसोसिएट हो सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 136, ये दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने से संबंधित अधिकारों को दिया गया है। राज्य में, क्योंकि हमारे देश में कानून जो बनते हैं राज्य विषय पर राज्य सरकारें बनाती हैं और केंद्र विषय पर केंद्र की सरकार बनाती है, मतलब संसद बनाती है। तो जाहिर सा बात है दोनों का रिव्यू राज्यों में अलग होगा, केंद्र में अलग होगा, लेकिन राज्य के बाद वो केंद्र में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राज्य के साथ। राज्यों के हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट्स उन कानूनों को रिव्यू कर सकते हैं जो संवैधानिक दृष्टि से राज्य सरकारों ने गलत बनाए या हाई कोर्ट की व्याख्या में वो सही नहीं। तो इस तरीके से जो जुडिशल रिव्यू के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, जो कि यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट में उनको भी हटा दिया गया है कि वो रिव्यू नहीं कर सकते हैं जो भी कानून बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, जब ये बात सर्वोच्च न्यायालय के पास मिनर्वा मिल्स के तहत पहुँची। मिनर्वा मिल्स ने इस केस को 42वें संविधान संशोधन के इन्हीं सेक्शन के साथ उठाया कि ये जो है ये तो मौलिक अधिकारों का हनन है इसमें, और आम जनता का अधिकार जो है अगर कोई छीन ले इसमें तो फिर हम कहाँ जाए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती भी नहीं जा सके। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को अमेंडमेंट सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 55 के तहत रजिस्टर किया इसमें, और बाद में पाया कि ये संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। मूल भावनाओं की बात पहली बार किसने की थी? केशवानंद भारती ने की थी, इसलिए ये केस भी यहाँ पर आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, और अगेंस्ट होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स के विवाद में 5 जजों की बेंच बनाई। 5 जजों की जब बेंच बनती है, हमें ध्यान रखना होगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 कहता है इसमें कि संविधान और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर आता है जुडिशरी के पास तो मिनिमम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। तो 5 जजों की एक बेंच बैठी जिसमें कि 4 जजों ने मिनर्वा मिल्स के निजी संपत्ति को लौटाने की बात को स्वीकार किया। तो यानी कि केस जो है एक मेजॉरिटी से वर्डिक्ट आया इसका, और इसी केस के साथ जो है सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला दिया और इसमें कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अधिकार होगा संविधान की व्याख्या करने का। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर और विल बी कंसीडर्ड द लास्ट इंटरप्रीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान को इंटरप्रेट करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। इस डायरेक्शन में ये फैसला लिया गया।
मिनर्वा मिल से जुड़े हुए सारे फैसले हैं जो कि एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।